नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंट मन के तथा हस्तियां। और आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिनमें से आपके परीक्षाओं में 10 नंबर में और 5 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अपना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका की खोज पर एक टिप्पणी लिखनी है, उसके बारे में बताना है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा में उत्खनन कराया, जो 1925 तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1933 तक माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन करवाया। मोहनजोदड़ो में 1922 में राखलदास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल मेके एवं व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक शहर के कारण पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर का उत्खनन हुआ था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको सैंदम सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के आसपास ही ज्यादातर ये सभ्यता विकसित थी। जितने भी इसके ज्यादातर जो शहर थे वो सिंधु नदी के आसपास ही थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो था आपका हड़प्पा। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, तो वो हड़प्पा था। इसकी जो खुदाई थी वो कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। किसने करवाई थी, दयाराम साहनी ने करवाई थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने करवाई, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो थी 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। फिर आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन सारे के सारे आपको याद रखने हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो उसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ होता है नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, कांस्य कांस्य युग की, या फिर आपके लोह युग की। तो इसमें आपका राइट आंसर होता है कांस्य युग की सभ्यता। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि एक विधि है जिसका नाम है कार्बन 14। तो ये जो है लोगों के मरने के बारे में बताती है कि ये जो है कब से कब तक इंसान मरा हुआ था, ये तो इन सब के बारे में बताती है। तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बिलार्ड एफ लिब्बी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो ये होती है कार्बन 14 विधि। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो खोज थी वो की थी जो अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था बिलार्ड एफ लिब्बी। उन्होंने जो है इसकी जो खोज थी वो 1946 ईस्वी में की थी। और ये जो है एक समय निर्धारण की विधि है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई जीवित व्यक्ति होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें C12 तथा यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है, जो कि निरंतर क्षय होने लगते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब C12 जो रहता है वो तो स्थिर रहता है, लेकिन जो C14 होता है वो जो है निरंतर उसको वो जो है क्षय होने लगता है, यानी कि वो जो है खत्म होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम पाई जाती है वो जो है उतना ही प्राचीन माना जाता है। तो ये है कार्बन 14 की विधि के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो खनन के द्वारा पृथ्वी से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खोदना। यानी कि खनन के द्वारा यानी कि खुदाई के द्वारा पृथ्वी से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोयला निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, ये सभी क्या है पुरातत्व से निकली हुई चीजें होती है। या फिर आप जानते हैं कि कोई बड़ी सभ्यता निकल आई, जैसे कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भी एक पुरातत्व का ही विषय है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यहाँ की सड़क पक्की ईंटों से बनी हुई थी।
सड़क के दोनों किनारों में नाले बने हुए थे। जब भी कभी बारिश होती थी तो नाले के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए थे। बड़ी सड़क से कई छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था। यह सड़क एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। तो आप जानते हैं कि आज के टाइम पर भी कहीं-कहीं पर जो है सड़कें अच्छे से नहीं बनी हैं, लेकिन आज से 5000 साल पहले भी हड़प्पा में जो है अच्छे से सड़कें बनी हुई थी, जो कि पक्की ईंटों से बनी हुई थी और वहाँ पर जो है नालों का निर्माण भी किया गया था और जब भी बारिश होती थी, तो नालों के द्वारा जो है शहर से पानी बाहर निकल जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि आज के टाइम पर तो भारत में अगर बारिश हो जाए कहीं पर 2-3 घंटे अगर लगातार हो जाए, तो सड़क ही डूब जाती है, आप जानते हैं। लेकिन उस टाइम पर इतनी उत्तम व्यवस्था थी कि बारिश चाहे कितनी भी हो जाए, तो जो पानी होता था वो जो है शहर के बाहर निकल जाता था। और इन सड़कों पर जो है कई छोटी-छोटी सड़कों का भी निर्माण किया गया था। इन पर चबूतरे भी बने हुआ करते थे, जिन पर लोग बैठकर आराम करते थे और ये सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा उत्तम थी। तो ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। तो ये जो है आपका 3 नंबर में पूछा गया है, इसीलिए हमने छोटे यानी कि कम शब्दों में लिखा है और जो आगे आपके अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम कराएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो कि कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण दक्षिणी दिशा में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व दिशा में था आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पश्चिम दिशा में था सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान इस टाइम पर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो वो जो है कैसा था, नगरीय था। और यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगर आपको जो एग्जैक्ट आपको जानना है वो था 12,96,960 वर्ग किलोमीटर। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को बताइए। अगर आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें बाढ़, विदेशी आक्रमण, भूस्खलन, महामारी और भूकंप। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हैं। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमने आपके लिए आगे कराया है, वो भी आप अच्छे से समझना और अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो खेती के लिए जो सिंचाई की जाती थी वो कैसे की जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी हुई थी। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुओं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई की जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था काफी ज्यादा उत्तम थी। तो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई की जाती थी, यानी कि खेतों में जो पानी दिया जाता था तो वो कैसे दिया जाता था। आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो जो है नदियों के ही किनारे बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो वहां पर जो वहां के लोग होते थे वो जो है नहरों का निर्माण करके क्या करते थे, अपने खेतों में सिंचाई करते थे। वहां पर जो जलाशयों से भी सिंचाई की जाती थी, कुओं से भी सिंचाई की जाती थी, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान यानी कि मातृ सत्तात्मक सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। यहाँ घर की मुखिया पिता न होकर माता होती थी। स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को मातृ सत्तात्मक क्यों कहा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मातृ सत्तात्मक क्या होता है या फिर पितृ सत्तात्मक क्या होता है। तो मातृ सत्तात्मक या मातृ प्रधान क्या होता है कि जिस भी घर में पिता जो है मुखिया नहीं होते बल्कि माता मुखिया होती हैं उसे क्या कहते हैं, मातृ प्रधान कहते हैं। और जिस घर में पिता जो प्रधान होते हैं यानी कि मुखिया होते हैं तो उस घर को जो है पितृवंशिकता और मातृवंशिकता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जिस घर में माता का ऊपर दर्जा हो उसे क्या कहते हैं, उसे मातृ प्रधान कहते हैं, मातृवंशिकता कहते हैं। और जिस घर में पिता मुखिया हो उसे क्या कहते हैं, पितृवंशिकता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी।
तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि थी वो जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है। इस लिपि को सिंधु लिपि या सिंधु सरस्वती लिपि भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लगभग 400 चिन्ह मिले थे, जिसमें यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा बार मिला है। इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और इसमें क्या था कि इसमें जो है लगभग 400 शब्द मिले थे, जिनमें यू आकार का चिन्ह था जो सबसे ज्यादा पाया गया था। और ये जो आपकी सभ्यता थी ये जो है आद्य इतिहास काल की सभ्यता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल की सभ्यता है, तो आद्य इतिहास काल की सभ्यता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो वो क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधी बाग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की दूरी 483 किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो क्या था। यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी जो खुदाई थी वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य भी मिला है और यहाँ पर जो है एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ये भी आपको याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा की दूरी थी वो 483 किलोमीटर थी। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा शहर से ही मिली थी। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर जो नगर थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के यानी सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये सभ्यता में यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो ज्यादातर नगर थे वो सिंधु नदी के किनारे ही पाए गए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है, तो वो भी हमने आपके लिए कराया है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियों, बर्तनों और ताम्रपत्रों के चित्रों से मिलता है। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि मातृ देवी ही उनकी पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नग्न है, हाथ में कटार तथा गले में नर मुंडों की माला थी। इससे पता चलता है कि लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे अथवा नहीं। मोहनजोदड़ो से उनके एक देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलती जुलती है। संभवतः यह लोग वृक्षों तथा पशुओं और पत्थरों की भी पूजा किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक रीति रिवाज यही था। तो वो जो है मातृ देवी को जो है अपनी प्रधान देवी मानते थे, उनकी पूजा करते थे और वर्ता की देवी मानकर ये जो है वनस्पति की भी जो है पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे। और ये जो है एक थे जिनका नाम था पशुपतिनाथ। तो वहां पर जो है आज के भगवान शिव से उनकी मूर्ति मिलती है, जिसे हम आदि शिव के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो है उनकी भी पूजा किया करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपसे 10 नंबर में पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले जो इसमें से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा और ज्यादा हर साल पूछा ही जाता है किसी ना किसी एक पेपर सेट में। आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में हर साल 7 सेट बनते हैं जिनमें सभी में अलग अलग क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के प्रमुख कारण हैं जिनमें सबसे पहला है सड़क। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे जिन पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाले बने हुए थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़ी सड़क से कई छोटी छोटी सड़कों का भी निर्माण किया गया था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा उत्तम थी। क्यों? और ये जो है पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इसके दोनों तरफ जो है चबूतरे बना करते थे जिन पर लोग बैठकर आराम करते थे। और उस बड़ी सड़क से छोटी छोटी सड़कों का निर्माण भी किया गया था जो कि एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। आगे आता है नाला। तो वहां पर नाला कैसा बना था? तो हड़प्पा सभ्यता की नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकल जाता था। वहां के नालों को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि वहां के नाले जो है ऐसे बना करते थे, यानी कि सड़क के दोनों किनारे यानी कि दोनों साइड में नाले बना करते थे। जब भी वहां बारिश होती ज्यादा तो वो जो है पानी जो है उन नालों के द्वारा शहर से बाहर निकल जाता था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। आप जानते हैं कि जो जीवन हम आज जी रहे हैं वो आज से 5 साल पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जी रहे थे, 5000 साल पहले। अब आता है भवन। तो वहां पर जो भवनों का निर्माण था वो कैसे किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंटों के द्वारा बने हुए थे जो कि देखने में काफी सुंदर लगते थे। हड़प्पा सभ्यता के घरों को बनाने में मुख्य रूप से पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ये ईंट मिट्टी, पानी और घास के भूसे से बनाई जाती थी। इन ईंटों को आमतौर पर 25 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर मोटी बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ज्यादातर घरों में अलग से स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। घरों में स्तंभों वाले हॉल, पक्के फर्श, रसोई कुएं आदि शामिल थे। घरों की नालियों को मुख्य सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जिससे पानी बाहर वहां पर नहीं जमता था और वह शहर से बाहर निकल जाता था। घरों के दरवाजों पर जो है जो घरों के दरवाजे होते थे वो जो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बने हुए थे वो पक्की ईंटों से ही बनाए जाते थे और इनमें क्या होता था जो कि देखने में काफी सुंदर भी लगते थे। और हड़प्पा सभ्यता के घरों को बनाने में मुख्य रूप से पक्की ईंटें ही इस्तेमाल की जाती थी। और ये ईंट जो है पानी से और आप जानते हैं जो भूसा होता है घास का उससे बनाई जाती थी। और इन ईंटों की जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती थी, 15 सेंटीमीटर जो है चौड़ी होती थी और 5 सेंटीमीटर ये जो है मोटी होती थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे उनमें जो आंगन के चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे। जैसे कि ये आंगन हो जाता है, मान लीजिए कि ये इसमें हो गया आंगन, ये आंगन हो गया। तो इसके चारों ओर जो है क्या बनाए जाते थे? कमरे बनाए जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। और बीच में जो है क्या होता था? आंगन होता था। और क्या होता था कि ज्यादातर जो घरों में जो है अलग से एक स्नानागार भी बनाया जाता था यानी कि नहाने के लिए। और वहां पर जो है कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे। और वहां पर जो है हॉल, पक्के फर्श, रसोई यानी कि जैसे हम किचन कहते हैं, और कुएं आदि शामिल थे। और आप जानते हैं कि आज के टाइम पर भी अगर आप गांव में देखते हैं तो कुछ घरों में जो है किचन नहीं होती है और शहरों में भी शायद कुछ घरों में किचन नहीं होती है। लेकिन उस समय भी आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किचन पाई जाती थी जिससे पानी। और आगे आता है घरों की नालियों को मुख्य सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। यानी कि जो वहां के घर होते थे तो वहां की जो नालियां होती थी उनको जो मुख्य नालियों से जोड़ दिया जाता था यानी कि नालों से, जिससे पानी वहां पर जमा नहीं होता था और शहर से बाहर निकल जाता था। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। यानी कि वहां के जो घर थे उनके जो दरवाजे होते थे वो जो मेन सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की तरफ खुलते थे ताकि जो मेन सड़क होती थी उसकी धूल जो है घरों में अंदर ना आ सके। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब आता है स्नानागार।
तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार भी मिला है जो बहुत बड़ा था। इस स्नानागार में एक साथ कई लोग स्नान कर सकते थे। यह स्नानघर पक्की ईंटों का बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण स्नानागार को भी माना जाता है। अब आता है ईंट। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का एक प्रमुख कारण वहां से मिली ईंटें भी हैं, क्योंकि यह ईंट आकार में काफी बड़ी हैं। कहा जाता है कि अगर पूरे पाकिस्तान के लोगों का घर पक्की ईंटों से बना दिया जाए तो फिर भी वहां की ईंट बच जाएंगी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो पहले की ईंटें थी वो जो है काफी ज्यादा आकार में बड़ी होती थी, और ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम पर यदि अगर पाकिस्तान के सभी लोगों के लिए घर बना दिया जाए तो वहां की जो ईंटें थी हड़प्पा सभ्यता की वो आज भी बच जाएंगी और पाकिस्तान के सभी लोगों के लिए घर बना दिया जाएगा, इतनी ज्यादा वहां की ईंटें थी। अब दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों क्या थे और उनको विस्तार से बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण आता है बाढ़। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है। उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई और सभी लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है। तो जो कुछ इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई, तो और उस बाढ़ के कारण जो है सभी लोग जो है पानी में डूब गए, कुछ बह गए और मर गए, और इस प्रकार जो है उस सभ्यता का विनाश भी हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है का जो पतन था वो जो है बाढ़ के कारण हुआ। आगे आता है महामारी, भूकंप तथा भूस्खलन। तो महामारी, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ। उनका कहना है कि वहां पर कोई भयंकर बीमारी फैली जो कि सभी लोगों में फैल गई और वहां के लोगों की मृत्यु हो गई और उनका विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण महामारी को भी माना जाता है। आगे आता है भूकंप तथा भूस्खलन। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भूकंप और भूस्खलन है। यानी कि उनका कहना है कि वहां के लोग जमीन के नीचे दब गए और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भूकंप भी है। यानी कि आज तक इसका कोई पक्का किसी के पास सबूत नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, लेकिन सभी इतिहासकारों का, जो भी इतिहासकार थे उनका जो है, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि बाढ़ के कारण हुआ, कुछ का मानना था कि महामारी के कारण हुआ, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि विदेशी आक्रमण से हुआ, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ। अब आता है विदेशी आक्रमण। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। उनका कहना है कि विदेशियों ने बार बार इस सभ्यता पर आक्रमण किया और वहां के लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया और इस सभ्यता के विनाश का जो है इस सभ्यता का विनाश कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण भी है। तो इसकी कोई किसी भी इतिहासकार के पास पक्की जानकारी नहीं है, इसीलिए ये जो है सभी इतिहासकारों की जो जो मानने वाली चीजें हैं वो जो है हमने आपको कराई है और यही आपको आपके एग्जाम में लिखना है ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है, जिनमें सबसे पहले आता है सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन काफी उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर घरों में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के कुछ नगर लोथल, कालीबंगा में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ का समाज नगरीय जीवन जी रहा था। इस सब प्रकार हम स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही बेहतर था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में आप जानते हैं कि वहाँ के लोग जो है अच्छा जीवन जीते थे और वहाँ के जो लोग थे वो जो अपने घरों पर ताला भी नहीं लगाते थे, क्योंकि उस समय जो है वहाँ पे लोग जो है चोरी नहीं किया करते थे, काफी ज्यादा ईमानदार थे और वो जो है अच्छे से सब मिलजुल कर भी रहते थे। अब जो आगे आता है वो है धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा किया करते थे। यह लोग स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे।
यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन भी बहुत ही उत्तम था। आगे आता है आर्थिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे, यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह भी मिले हैं जहाँ से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, सुमेर आदि सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा व्यापार पर निर्भर थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक जीवन में जो है काफी समृद्ध थे, यानी कि आर्थिक जीवन में जो है काफी ज्यादा समृद्ध थे। और यहाँ के जो व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था वो था कालीबंगा और लोथल। तो लोथल में जो है एक बंदरगाह भी मिला है जिसे हम गोदीवाड़ा भी कहते हैं, और लोथल जो पड़ता है गुजरात में और कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत और नियोजित थी, जो दर्शाता है कि उस समय के लोगों ने स्वच्छता और जल प्रबंधन को कितना महत्व दिया था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नियोजित जल निकासी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में घरों, सड़कों और नालियों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण किया गया था, जो आधुनिक नगर योजना से मिलता जुलता है। यानी कि आज के टाइम के जो नगर नियोजन है उससे मिलता जुलता था, यानी कि आज से 5000 साल पहले के लोग हमसे भी ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे थे। आगे आता है भूमिगत नालियां। तो घरों से निकलने वाली नालियां सड़क की नालियों से जुड़ी थी, जो मुख्य नालियों से जुड़ती थी और शहर से बाहर खुलती थी। यानी कि जो वहां की नालियां थी वो जो है घरों से बाहर वाली नालियों पर जो है मिल जाती थी, और वो जो है मुख्य नालियों से जुड़ती और शहर से बाहर जाके खुलती और वहीं पर जो है उनका पानी निकल जाता था। अब आगे आता है स्वच्छता। तो नालियां पत्थर की पट्टियों से ढकी हुई थी और नियमित अंतराल पर मैनहोल थे ताकि नालियों को साफ किया जा सके। यानी कि वहां की जो नालियों में मैनहोल भी हुआ करते ताकि नालियों को बार बार साफ किया जा सके। जैसे कि ये नाली है, ऐसे आपकी नाली जा रही है, तो इनमें जो है कहीं कहीं पर ऐसे मैनहोल हुआ करते थे जो कि पत्थरों से ढका करते थे, और इन्हें हटाकर जो है उनकी क्या की जाती थी, सफाई भी की जाती थी। अब आगे आता है पानी का निपटान, यानी कि जल निकासी व्यवस्था में छोटे छोटे निपटान पुल और जाल बनाए गए थे ताकि तलछट और अन्य सामग्री को इकट्ठा होने दिया जा सके, जबकि पानी और छोटे कण बह जाते थे। यानी कि वहां पर जो है उन नालियों में कुछ जाल भी लगाए जाते थे, जैसे कि ये जाल है, जैसे कि ये जाल बन जाता है आपका। अगर इस जाल में से जो है जो बड़ा बड़ा जो कूड़ा हुआ करता था वो जो है इस जाल में फंस जाता था, और जो पानी होता था वो जो है निकल जाता था, और बाद में इन जालों में से जो है पानी को, यानी कि जो कूड़ा होता था उसे जो है साफ किया जाता था। अब आता है अद्वितीयता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली उस समय की प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली एक उन्नत और कुशल प्रणाली थी, जो उस समय के लोगों की इंजीनियरिंग क्षमता और स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। यानी कि पहले के जो लोग थे, आप जानते हैं कि आज के टाइम पर तो इंजीनियरिंग चल रही है, लेकिन पहले के लोगों में ऐसा दिमाग कहाँ से आया कि उन्होंने जो है ये सब व्यवस्थाएं की और उन्होंने जो है काफी ज्यादा ये इसे अच्छे से बना दिया। तो अब ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। आपके सारे के सारे इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, और इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जरूर आप कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपके इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।